हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंसेप्ट में फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज सेकंड पार्ट और आज हमारा चैप्टर फिनिश। इसके सारे एमसीक्यूज भी ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं। ठीक है, आज से इसके बाद आपको सारी प्रॉब्लम एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे और यहां से एमसीक्यूज भी आएगा। तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज को समझेंगे। ठीक है, हमारे डेली रूटीन के हिसाब से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है, और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन तक हमने पढ़ लिया था। ये पूरा चैप्टर हमें क्या समझाना चाहता है कि भाई व्यक्ति पैसा कमाए या ना कमाए, उसको खाने को तो चाहिए, कंजप्शन तो वो करेगा, और वो कंजप्शन के लिए वो पैसे कहां से निकालेगा, सेविंग में से, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पे है कि व्यक्ति डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जब वो पैसे नहीं कमाता है तो भी खाता है, फिर थोड़ा पैसा ज्यादा करेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, थोड़ा और पैसा कमाएगा तो और कंजप्शन बढ़ेगा। तो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे उसका कंजप्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको शेड्यूल द्वारा या टेबल द्वारा जब हम समझाते हैं तो वो कहलाता है कंजप्शन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की प्रवृत्ति। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह का होता है, एक एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, तो सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। जब हम इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो उसे कहते हैं एपीसी, रिलेशन बिटवीन या रेशियो बिटवीन सी अपॉन वाई, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लीजिए मैं कुछ भी पैसा ना कमाऊं, टेबल वही है, डाटास वही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि हम पूरे चैप्टर में वही डाटास लेंगे। इनकम पहले 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500, 500 नहीं है 400 तक है। कंजप्शन पहले 40 और फिर 80 प्लस किए, यही हम ले रहे हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में तो 40 डिवाइडेड बाय 0 तो इनफाइनाइट आएगा, या आप डैश लिख दो। फिर 120 डिवाइडेड बाय 100 1.2, फिर 200 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 1, फिर 280 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 0.93, 360 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.9। ये एपीसी निकाला। ये याद करना है नहीं, ये पॉइंट्स याद करने हैं, लेकिन ये पॉइंट्स याद नहीं किए जाते, समझे जाते हैं। कैसे, देखो यहां एपीसी 1 से ज्यादा है। एपीसी 1 से ज्यादा कब होगा, जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा। कितना सिंपल है, हम सिर्फ रटते हैं, हम समझे। जब हमारा कंजप्शन बड़ा होगा और इनकम छोटी होगी तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन है, जब कंजप्शन ज्यादा होता है इनकम से। मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कह रही हूं, बोल रही हूं ताकि आप कंफ्यूज हो, पॉइंट टू पॉइंट बातें। नेक्स्ट, एपीसी 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एपीसी 1 कब होता है, जब इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल होते हैं, जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे कंजप्शन और इनकम जब बराबर होते हैं तो एपीसी की वैल्यू कितनी आती है, 1। एमसीक्यू आ सकता है, एपीसी इज 1, विच कंडीशन, देन सी इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट, एपीसी लेस देन 1, बिल्कुल हो सकता है। एपीसी लेस देन 1 तब होगा जब कंजप्शन कम हो जाए और इनकम ज्यादा हो जाए। जब कंजप्शन कम होता है, 280 रुपए मैंने खर्च किए और 300 कमाए, तो 20 रुपए मैंने सेविंग की होगी। तो जब सेविंग होने लग जाती है तो कंजप्शन कम हो गया, तो यहाँ पे हमारा एपीसी लेस देन 1 होगा। फिर एपीसी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे एपीसी क्या होता जाता है, कम।
फिर लास्ट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव। एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन बिना खाए पिए तो रह ही नहीं सकते। सी कभी जीरो हो सकता है? नहीं। तो जब सी कभी जीरो नहीं हो सकता तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। ये 5 बातें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा इधर है पर बात में। चलिए डायग्राम में वही चीज है बेटा। नीचे हम लिखेंगे इनकम, ऊपर लिखेंगे हम कंजप्शन। ठीक है, 0 पे 40, 100 पे 120, 200 पे 200, 300, ऐसे करते हुए पूरा। जरूरी नहीं है बनाना, सिर्फ हमें ये बताना है कि ओ से लेके लास्ट तक y1। ठीक है, ये हमारी क्या है? इनकम। तो ओ वाई क्या है? इनकम, ओ वाई डैश। और कंजप्शन ओ से लेके कहां तक? एन तक। तो सी अपॉन वाई लिखूं या सी की जगह में क्या लिख दूं? ओ एन। कंजप्शन कितना है? यहां से लेके कहां तक गए हम? यहां तक। ठीक है, तो ओ एन ऊपर आ गया और ओ वाई 1 नीचे आ गया। ठीक है, चले क्या निपटा हमारा? कंप्लीट हुआ एपीसी। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम के बढ़ने से एम मार्जिनल 11 क्लास में भी हमने बिल्कुल पढ़ा है। जहां पे भी एम आता है वहां पे हम एडिशनल बोलते हैं। सॉरी, इनकम 0 से 100 हुई, 200 हुई, कंजप्शन वही है। देखो, चेंज इन सी यानी कि चेंज इन कंजप्शन, पहला हमेशा डैश होगा क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ कंपैरिजन करने का नहीं है। तो इनकम 0 से कितनी हुई? 100, तो इनकम चेंज इधर लिख दिया। देखो सब में इनकम कितने से चेंज हो रही है? 100। कंजप्शन 40 से कितना हुआ है? 120, 80 से 120 से 280, 280 से 360, 80। हर बार कंजप्शन कितने से चेंज हो रहा है? 80। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? एमपीसी का एम आ जाएगा तो चेंज लगा देना। डेल्टा मतलब चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। अगर मैं सारे लेवल पे निकालती हूं तो चेंज इन कंजप्शन 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100, सब में 0.80 आ रहा है। ठीक है, अब डायग्राम वही बना दें अपन। 0 y1। ठीक है, अब इनकम यहां से लेके यहां हुई y2, तो मेरा कंजप्शन पहले m था और m से कितना हो गया? n। तो m से लेकर n तक ये मेरा चेंज इन कंजप्शन हुआ mn। और इनकम मेरी पहले y थी और y से मैंने कितनी बताई? y2, तो मेरी चेंज इन इनकम हुई y1 से y2। ये हमें डायग्राम से बताना है। फिर से देखो, ऐसे किया। ठीक है, ये कंजप्शन आपका बना और कंजप्शन के बाद पहले मेरी इनकम यहां थी तो मेरा कंजप्शन यहां था, इनकम यहां से यहां हो गई तो कंजप्शन भी मेरा यहां से यहां हो गया। तो ये हम बताना है। एक बार, सारे लेवल पे बताने की जरूरत नहीं है, एक बार। अब सुनिए, एमपीसी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। एमपीसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। एमपीसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा और ना कभी 0 से नेगेटिव आएगा। सिर्फ हमेशा 0 से कितने के बीच में चलेगा? 1। क्यों? ध्यान से सुनना। एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। मैंने यहां पे कितने कमाए? 100। यहां देखना एग्जाम्पल से, मैं पहले कितने कमा रही थी? 100 पर मैं 120 कंजप्शन कर रही थी। ठीक है, अब मेरी इनकम हो गई 100 से 200। ठीक है, यानी कि मेरी चेंज इन इनकम कितनी हो गई? 100। अब मैंने यहां क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना। एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यदि मैंने पूरे के पूरे जितने कमाए वो खर्च कर दिए। मतलब मेरा पहले यहां कंजप्शन मान लो 100 हो रहा था और अभी भी मेरा कंजप्शन 100 ही हो रहा है। मतलब पहले मैं 100 रुपए कमा रही थी, 100 खर्च कर रही थी। अब मैंने 200 कमाए, ठीक है, लेकिन खर्च मैंने उतना ही किया। कितना? 100। अब अगर मैं यहां 100 लिख देती हूं तो यहां एडिशनल क्या हो जाएगा? 0। एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड।
कंजप्शन इज इक्वल टू 0, एमपीसी इज इक्वल टू 0। यहां पे यदि मैं 100 लिख देती हूं तो देखिए मैंने पैसे तो कमाए लेकिन कंजप्शन पहले भी 100 था और अभी भी 100 है, यानी कि जब कंजप्शन 0 होगा, 0 कब, जब मैं एक्स्ट्रा पैसे से कुछ भी कंजप्शन नहीं बढ़ाऊं। मैं दोनों कंडीशन समझा रही हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं कितने रुपए कमा रही थी बेटा, 100, और खर्च भी कितना कर रही थी, 100। इनकम के बढ़ने के बाद भी मैंने अपने कंजप्शन को नहीं बढ़ाया, तो कंजप्शन पहले भी 100 था और अभी भी 100, यानी कि कंजप्शन में चेंज क्या हुआ, 0। व्हेन एडिशनल इनकम, एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, यानी कि मैंने पूरे के पूरे 100 रुपए क्या कर लिए, बचा लिए। तो क्या, यदि मेरा पैसा बढ़ता है लेकिन पैसा बढ़ने के साथ मैं उसको खर्च नहीं करती हूं बल्कि पूरा का पूरा सेव कर लेती हूं, तो मेरा कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन क्या आएगा, 0। तो इस कंडीशन में एमपीसी की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। क्यों? क्योंकि चेंज इन कंजप्शन 0 अपॉन 100, और यदि न्यूमरेटर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए 3 कंडीशन होती है, या तो मैं पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दूं या पूरा का पूरा सेव कर दूं। ये कौन सी कंडीशन है जिसमें मैं कंजप्शन कुछ भी नहीं कर रही थी, पूरा का पूरा क्या कर रही थी, सेव। अब मान लीजिए ये समझ में आया। अब फिर से सुनिए, अब मेरी दूसरी कंडीशन, मेरी इनकम कितनी है, 100, और अब चेंज होकर हो गई 200, और मैंने कंजप्शन भी पहले 100 था और मैंने कंजप्शन को भी 200 कर लिया, तो चेंज इन इनकम हुई मेरी 100 और चेंज इन कंजप्शन भी हुआ 100, यानी कि 1। ऐसा कब होगा, जब एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, जब मैंने जितने कमाए पूरे के पूरे खर्च कर दिए। 3 कंडीशन हो, 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो पूरा पैसा मैं सेव कर लूं या पूरा पैसा खर्च कर दूं। अगर मैं पूरा पैसा सेव कर लूं तो एमपीसी 0 आएगा, पूरा पैसा खर्च कर दूं तो सेविंग 0 आएगी और एमपीसी 1 आएगा। रटने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? अच्छा, इसके साथ एक और चीज, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच पर्सन। देखिए रिच पर्सन के पास तो ऑलरेडी सारी सुविधाएं होती हैं, वो बार बार पैसा कमा के खर्च करने नहीं जाता, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं वो फटाफट खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग का इतना रहता ही नहीं है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू अमीर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारी सुख सुविधा है, वो पैसा जैसे ही कमाते हैं वैसे ही खर्च करने नहीं जाते। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वो दिन भर कमाते हैं, उसके बाद रात में ही जाएंगे सामान लेने के लिए, है ना? तो ये बात भी ध्यान रखना। दूसरा सॉरी, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका एमपीसी क्या होता जाता है, कम। यहां तो अभी सेव था, है ना, लेकिन अगर हम दूसरा तरीके से निकाले कि इनकम बढ़ने के साथ, तो कंजप्शन क्या होगा, कम होता जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति क्या करने लगता है, सेव। जैसे जैसे हम पैसा कमाने लगते हैं तो कंजप्शन बढ़ता तो है लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता, है ना। फिर हम क्या करने लगते हैं, सेविंग करने लगते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे एमपीसी पहले के कंपैरिजन में कम होता जाता है, क्योंकि फिर हम क्या करने लग जाते हैं, सेविंग। ठीक है, आया बेटा समझ में? सेम ये का यही वापस इधर है। यहां हम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन को देख रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को पर हम सेविंग को देखेंगे। मतलब जब हम इनकम का रिलेशन सेविंग के साथ कर रहे हैं, है ना, जब हम सेविंग अपॉन इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा एपीएस। और जब हम चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम का रेशियो देखेंगे तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वापस से वही लिखूंगी, इनकम 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब यहां सेविंग की बात हो रही है तो पूरा नहीं लिख रही हूं, लेकिन यहां से आप निकाल सकते हो। देखो यही है, इनकम में से कंजप्शन माइनस करती हूं तो क्या आता है, सेविंग। ध्यान दो, 0 में से 40 गए, -40,
100 में से 120 गए, -20, यहाँ पे 0, यहाँ इनकम ज्यादा हो गई, कंजप्शन कम, यानी सेविंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे इनकम 400 है और ये वही चीज लिखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया बेटा कि पूरी टेबल, एक ही टेबल से हम सारी चीजें करेंगे, बार बार के आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार याद कर लो, इनकम और कंजप्शन ये लेना है बस। अब देखो, सेविंग नेगेटिव होती है, बिल्कुल। सेविंग 0 होती है, बिल्कुल। फिर सेविंग पॉजिटिव होती है इनकम के बढ़ने के साथ। डायग्राम कैसा था? एपीएस तो सेविंग अपॉन इनकम, फर्स्ट वाला तो -40 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट आएगा, 20 अपॉन 100 -0.20, 0 अपॉन 200 0, ऊपर 0 होगा तो 0 और नीचे 0 होगा तो उसका आंसर तो अनंत है, इसलिए उसकी जगह डैश लिखना। 20 अपॉन 300, 40 अपॉन 400। क्या फिगर हो रहा है इससे? पहले इधर देख लेते हैं। सेविंग हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? माइनस से। सब समझाया था इससे पहले वाले डायग्राम में। यहां से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये इनकम का चेंजेस और ये सेविंग का चेंजेस। तो सेविंग का चेंजेस OR और इनकम का चेंज OY डैश, वैल्यू रख के बता देना, ठीक है। सेविंग अपॉन Y, तो सेविंग की जगह लिख देना OR और Y इनकम की जगह लिख देना OY डैश, ठीक है। डायग्राम वही है बेटा। अब APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS 0 हो सकता है, APC नेगेटिव हो सकता है, लेकिन APC कैन नेवर बी 1। APS कभी भी 1 कैन नेवर बी 1, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना ही कमाओ पूरा का पूरा सेव कर लो, ऐसा पॉसिबल है? अगर मान लीजिए मैंने 500 रुपए कमाए और मैं कहूं कि मैंने 500 रुपए ही सेविंग कर ली, कंजप्शन 0, तो ऐसा पॉसिबल है? कंजप्शन कभी 0 हो सकता है? नहीं, कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, तो सेविंग कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा मैं कमाऊंगी उसमें से मुझे कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा, इसलिए एपीएस कभी भी 1 नहीं आएगा और ना कभी 1 से ज्यादा आएगा। ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि मैं 500 रुपए कमाऊं और कहूं 700 मैंने सेव कर लिए। कैसे पॉसिबल है भाई? 500 कमा रही हूं तो 700 खर्च कहां से कर लूंगी? ठीक है, तो सेविंग कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती एपीएस, और कभी 1 भी नहीं हो सकती। अब रटना नहीं है, एपीएस हमेशा 1 से छोटा ही होगा। 0 हो सकता है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पर एपीएस 1 से छोटा होगा और 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। और एपीएस जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीएस बढ़ता है, लेकिन 1 के इक्वल कभी नहीं आता। क्यों? मैंने आपको अभी समझाया। क्लियर? ऐसे ही एमपीएस, जहां पे हम चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम का रेशो फाइंड करते हैं, रिलेशन देखते हैं, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। या फिर मैं कह सकती हूं कि जब सेविंग कर्व का हम स्लोप की बात करते हैं तो वो एमपीएस कहलाता है। जब हम कंजप्शन कर्व की स्लोप की बात करते हैं, डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज एमपीसी, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज एमपीएस, ये भी कहा जाता है। चले वही डायग्राम वापस से, क्या लिखा मैंने? इनकम, सेविंग, और अब चेंज इन सेविंग निकालना था। तो देखो पहले -40, तो पहले वाले में तो चेंज निकालना ही नहीं है यहां। अब -20 में से -40 जाएंगे, -20 में से -40 जाएंगे, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस के 40। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 20 का आएगा, प्लस का। 0 में से 20 जाएंगे, फिर 20, 20 में से 0 जाएंगे 20, 40 में से 20 जाएंगे 20। फिर चेंज इन इनकम हर बार 100 ही होगी, तो एमपीएस आएगा 20/100, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। वही डायग्राम बनाना है, नीचे से स्टार्ट करना है। पहले हमारी इनकम यहां थी
और हमारी सेविंग यहाँ थी, ठीक है। अब इनकम मैंने Y1 से कहाँ डाल दी, Y2 पे। Y1 से कहाँ डाल दी बेटा, Y2 पे। अब तो क्लियर हो गया, ये चेंज इन इनकम हो गई। तो सेविंग यहाँ पे क्या थी मेरी, पहले क्या थी मेरी, PR, यानी कि यहाँ P है और यहाँ R। तो चेंज इन सेविंग P से कहाँ चली गई, R पे। तो ये मेरा चेंज इन सेविंग हो गया, PR चेंज इन सेविंग हो गया। Y1 से Y2 मेरा चेंज इन इनकम हो गया। सिर्फ डायग्राम वही है, सिर्फ दो नाम आपको अल्फाबेट यहाँ पे डिनोट करके और यहाँ लिखना है, ठीक है। वही बात वापस से, जैसे MPC कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, 0 से 1 के बीच में होता है, वैसे ही MPS भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, यदि मैं सारी की सारी जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रही हूं, जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रही हूं सारा का सारा क्या कर दूं, सेव, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 0। एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रही हूं मैंने, 100 से 200, समझाऊं, चलो इधर समझाती हूं। मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, 100 से कितने हुए, 200, ठीक। 100 रुपए पे मेरा 100 रुपए ही क्या था, सेविंग की बात कर रही हूं ना। 100 रुपए पे मान लीजिए मैं 100 रुपए ही सेव कर रही थी, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। 100 रुपए पे मैं 80 रुपए कंजप्शन कर रही थी और 20 रुपए सेविंग कर रही थी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब मैंने कितने कमाए, 200, ठीक है। अब 200 तो मेरा चेंज इन यहाँ कितना हुआ, 100 इनकम। अब मैंने 80 से यहां पे कर लिया 180, तो मेरा चेंज इन कंजप्शन, ठीक है, कितना हुआ, 100। अब 180 तो यहां पे भी कितना हुआ, 20। तो देखो इस कंडीशन में पहले मेरी एडिशनल इनकम कितनी हुई, चेंज इन इनकम 100, और चेंज इन सेविंग पहले भी 20 थी और अभी भी 20 हुई, यानी कि 0। ये कौन सी कंडीशन को फील करता है, ये वाली, एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। यदि मैंने जितने पैसे कमाए, पहले कितने कमाए थे, 100, फिर कितने कमाए बेटा, 200, तो 100 से 200 रुपए कमाए, यानी कि 100 रुपए कमाए और 100 रुपए ऐसे के ऐसे मैंने क्या करा, पूरे के पूरे खर्च कर दिए। यानी कि पहले भी मेरी सेविंग 20 ही हो रही थी और अभी भी सेविंग मेरी कितनी है, 20। तो एडिशनल सेविंग मैंने कुछ बढ़ाया क्या, एडिशनल की बात हो रही है। जहां पर भी M की बात हो, ध्यान रखना, जहां पर भी किसकी बात हो, M की, मार्जिनल, तो वहां पे ये देखो कि पहले भी मैं 20 रुपए ही बचा रही थी और अभी भी मैं कितने बचा रही हूं, 20 ही बचा रही हूं। इसका मतलब मेरी सेविंग में मैंने एडिशनल सेविंग में कुछ भी नहीं किया, यानी कि पूरा का पूरा पैसा मैंने कंजप्शन पे ही खर्च कर दिया। तो यहां पर 0/100, तो इस कंडीशन में मेरा MPS जो होगा वो कितना होगा, 0। आया समझ में। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, यदि सारा का सारा पैसा हमने सेव कर लिया, कुछ भी कंजप्शन नहीं किया, तो वो भी आप बना सकते हो। सेम ये का यही है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, आप वैल्यू पुट करके। अब एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन आए ना, तो आप वैल्यू पुट कर करके देखना और उसका आंसर आप फील कर सकते हो। बात इतनी सी है कि या तो मैं पैसा खर्च करूंगी या सेव करूंगी। यदि मैं पूरा पैसा सेव कर लूं और कंजप्शन पे कुछ ना करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मार्जिनल में पॉसिबल है। क्यों, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा कमाऊंगी। ये तो हो सकता है ना कि मैंने अभी 10 कमा रही हूं, यदि मैं 15 कमाऊंगी तो मैं 5000 को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, वो पूरी की पूरी मैं सेव करूंगी। ये पॉसिबल है ना। चलो इसका लास्ट टॉपिक और कंप्लीट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। छोटे छोटे से 2 टॉपिक हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा। चलिए अब छोटे छोटे से टॉपिक जो सिर्फ आपको डेफिनेशन और मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो सबसे पहले आता है MEI, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है बेटा, हम इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं, फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती है, सभी लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो पुराना चल रहा है उसको छोड़कर आगे भी इन्वेस्ट करती है। तो जब पैसा वो लगाती है, इन्वेस्ट करती है, तो वो क्या बात ध्यान में रखती है,
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको वो ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करती है? तो वो पॉइंट है MEI। मतलब क्या? सिंपल से पहले मैं आपको यहां बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपका बिजनेस चल रहा है और आपको 10 लाख की एक मशीन खरीदनी है। इससे आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। आपको 10 लाख की एक मशीन की और जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है। आपने सोचा कि यार चलो बैंक से पैसे ले लेते हैं। कहां से ले लेते हैं बेटा? बैंक से। 10 लाख रुपए का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे एक नई मशीन परचेस करनी है। नई मशीन को परचेस करने में कितना पैसा खर्चा हो रहा है? 10 लाख सप्लाई प्राइस। अब ये 10 लाख रुपए मुझे कहां से लाने हैं? बैंक लोन से। ठीक है, मैंने पूछा कि भाई 10 लाख रुपए मुझे बैंक से लोन मिलेगा, कितने % इंटरेस्ट मुझे देना होगा? तो उन्होंने कहा कि मैम आपको 10% से इंटरेस्ट लगेगा। तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख, यानी कि मुझे सालाना 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना होगा। ठीक, अब मैं क्या सोचूंगी? ले लूंगी? नहीं, पहले मैं ये सोचूंगी कि ये 10 लाख रुपए जो मैं बैंक से लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट कर रही हूं, तो मुझे इससे प्रॉफिट कितना होगा, मैं कमाऊंगी कितना? तो मान लीजिए कि मुझे पता चला कि भाई मेरा 15% से मुझे प्रॉफिट होगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए। तो अच्छी कंडीशन है। मैं 10 लाख रुपए बैंक से लोन ले लेती हूं और मुझे वहां पे इंटरेस्ट देना है लाख रुपए, और उस 10 लाख रुपए से मैं इन्वेस्ट करूंगी, मशीन खरीद के लाऊंगी और उससे मेरा सालाना प्रॉफिट अर्न हो रहा है 1.5 लाख। इसको कहते हैं बेटा MEI, मार्जिनल efficiency of investment, refers to the expected rate of return from an additional investment। जो मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है ना, बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, उसे कहते हैं MEI। दूसरी बात, MEI हमेशा ROI से, किससे? ROI से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। क्यों? अगर कम होगी तो यानी कि लॉस है, और लॉस है तो मैं क्यों करूंगी? 10 लाख रुपए पे मुझे लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है और मैं उससे पैसे कमा रही हूं 80,000 50,000। तो MEI यदि कम हो और ROI ज्यादा हो तो ऐसी कंडीशन हमें करनी ही नहीं चाहिए, हमें वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो MEI ये बताता है कि आप यदि एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो तो उससे आपको रिटर्न कितना मिलेगा। और MEI डिसाइड करते वक्त हमें 2 चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए, प्रॉफिट और सप्लाई प्राइस। जो हम नया इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं या एडिशनल जो भी हम मशीन खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, और नेट रिटर्न। ठीक है, ये रिटर्न जो हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो कितना होगा। लेकिन उसमें से खर्चे घटाना, यदि 1.5 लाख रुपए मुझे मिल रहा है तो इसमें से आपको यदि 20,000 रुपए खर्चा हो रहा है तो फिर 1.5 लाख रुपए में से वो 20,000 खर्चा माइनस करना, फिर कंपैरिजन करना। तो ये तो हम जनरली देखते ही हैं। यदि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो और यदि आपके पापा की दुकान हो तो ये तो जनरल बात है कि वो इतना तो दिमाग लगाते ही हैं कि यार पैसा यदि मुझे मार्केट से उठाना है इंटरेस्ट पे तो मैं उससे कमाऊंगा कितना, प्रॉफिट कितना होगा, खर्चे घटाने के बाद प्रॉफिट कितना होगा, और मुझे कितना खर्चा करना है। यदि उसके बाद भी मेरे पास पैसे बच रहे हैं तो मैं मार्केट से पैसा लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो ये है आपका MEI। ठीक है, ROI वही चीज जो मैंने आपको बताई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जो पैसा उधार लेते हो उस पर इंटरेस्ट देना कितना है, वो ROI। हमेशा ध्यान रखना MEI बड़ा होना चाहिए ROI से। क्लियर? चलो, फिर आता है आपका एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा है, 2 नंबर में जरूर पूछते हैं। एक होता है एक्स एंड। एंड से याद रखना प्लान। क्या बेटा? प्लान। देखिए, हम पहले प्लानिंग करते हैं ना, हम क्या प्लानिंग करते हैं कि भाई हम कितना पैसा बचाएंगे। यदि मेरी इनकम 10% बढ़ी तो मैं इतना बचा लूंगा, यदि मेरी 15 से 20,000 सैलरी हो गई ना तो मैं 2,000 रुपए महीना तो बचाऊंगा ही बचाऊंगा, और मेरी 25 हो गई तो मैं 3,000 बचाऊंगा। जब सेवर्स या हाउस होल्ड एक डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी पे कि इतने पे मैं इतना पैसा बचाऊंगा, इतने पे मैं इतना पैसा बचाऊंगा, सेव
प्लान्ड करते हैं सिर्फ, वो कहलाता है एक्स एंड सेविंग। सॉरी, गला खराब हो रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट ये कौन करती है? फर्म। तो फर्म भी बेटा प्लान करती है ना कि भाई हमारा इतना पैसा है तो हम इतना पैसे पे इतना इन्वेस्ट करेंगे, हमारा प्रॉफिट इतना हुआ तो हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। तो जो प्लान करते हैं हाउस होल्ड सेवर्स सेविंग के लिए, वो एक्स एंड सेविंग कहलाती है। फर्म्स जो प्लान करती है बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, वो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एक्स पोस्ट आफ्टर, वर्क कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल में आपकी प्लान सेविंग कितनी थी, अनप्लान सेविंग की थी, टोटल आपकी सेविंग कितनी हुई है। तुम बातें मत करो कितना कितना करोगे, अभी बताओ फिलहाल आज की कंडीशन में तुमने कितना सेव किया है, एक्चुअल बता दो। ठीक है, तो जब एक्चुअल रियलाइज सेविंग की हम बात करते हैं तो वो एक्स पोस्ट सेविंग कहलाएगी। ऐसे ही एक्चुअल में फर्म ने पूरे साल में कितना इन्वेस्ट किया, एक्चुअली में उन्होंने प्लान कितना किया था, अनप्लान कितना है, टोटल मिलाकर आपने कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, आप वो बता दो, एक्स पोस्ट। सोचा एक्स एंड, एक्चुअल में जो हुआ वो एक्स पोस्ट। याद रहेंगे बेटा, डेफिनेशन आएगी इसकी तो हाँ 2 नंबर में। फिर आता है लास्ट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इकोनॉमी में एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे ये वो सिचुएशन है जहां पे जितने भी लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, विलिंग एंड काम करने के लायक हैं, और जिस रेट पे मार्केट में अभी काम मिल रहा है उस रेट पे काम करने को तैयार है बिना किसी समस्या के, वो कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। वो कंडीशन जिस कंडीशन में हर एक व्यक्ति तैयार है काम करने के लिए, एबल भी है, और जिस रेट पे काम मिल रहा है उस रेट पे वो काम कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई इक्वल है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी तो फिर भी होगी। कैसे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी 2 कैटेगरी होती है जहां पे लोगों के पास काम नहीं होता। कौन सी कंडीशन? वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर। देखिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो लेकिन आपको इससे अच्छा बेटर ऑप्शन मिल गया, ठीक है, आपने ये जॉब छोड़ी और नई जॉब के लिए आप वहां पर जा रहे हो, तो आप सडनली हो सकता है कि आपको जॉब 1 आध महीने बाद मिले, या आपने जॉब छोड़ी लेकिन लेटर मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अगले महीने से आप ज्वाइन कीजिएगा। तो जो ड्यूरेशन पीरियड है उतने टाइम तक तो आप बेरोजगार रहे, तो वो कौन सा कहलाएगा बेटा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी कंडीशन जहां पे व्यक्ति के पास काम है लेकिन उसमें भी 2 कंडीशंस ऐसी होती है जहां लोग बेरोजगार होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है, मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। देखिए आप काम कर रहे थे लेकिन वहां पर आ गए, पहले आप मैन्युअली काम करते थे, अब वहां पर कंप्यूटराइज्ड काम होने लगा है, आपको कंप्यूटर से अकाउंट मेंटेन करना है और वहां पे 4 लोगों की जरूरत नहीं है, 1 व्यक्ति की जरूरत है। या फिर आपको वो काम बोला लेकिन आपको वो काम करना नहीं आता तो आपको निकाल दिया जाएगा। कई बार एडवांस टेक्नोलॉजी आने के कारण जो पुराने लोग हैं, एग्जिस्ट वर्कर हैं, वो काम नहीं कर पाते तो उनको जॉब से निकाला जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण या हम उस स्किल के लायक नहीं है जो काम हम कर सकते हैं, हमको वो नहीं आता तो हमें अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी 2 कंडीशंस होती हैं। इसके बाद एक और वर्ड आता है इनवॉलेंट्री, और एक वॉलेंट्री भी आता है बेटा। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, मतलब काम है, मिल भी रहा है, फिर भी हम नहीं कर रहे। होते ना बहुत सारे लोग, अरे मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं पसंद ये काम करना, मतलब आपके पास काम है, पैसे में मिल रहे हैं पर आप काम नहीं कर रहे हो, वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री
विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, मैं काम करना भी चाहता हूं, मैं एबल भी हूं, बट एग्जिस्टिंग जो रेट है उस पर भी करना चाहता हूं, बट डू नॉट गेट वर्क। ठीक है, दो तरह के, एक मैं काम करना चाहता हूं, मैं एबल भी हूं, मैं पढ़ा भी सकता हूं, आप जितनी सैलरी दोगे उस पे पढ़ा लूंगा, तो सामने वाले ने कहा फिर भी जॉब नहीं है, यानी कि अपनी इच्छा से नहीं पर फिर भी मैं बेरोजगार हूं। वॉलेंट्री, मैं एबल हूं, काम भी है, बट मैं काम करना ही नहीं चाहता। ठीक है, मैं खुद ही काम नहीं करना चाहता, वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ये सारी चीजें 20 चैप्टर में हैं, अच्छे से इनको भी याद करना है। डेफिनेशंस आ सकती हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एक पूरा चैप्टर कर लिया है कंप्लीट 7, और आपको इसके न्यूमेरिकल भी आपके पास हैं। ये बेसिक जैसे ही आपका तैयार होता है, मैं आपको विद इन 24 आवर्स में नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, जिससे आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपका काम है बेटा, अच्छे से एक एक चीज को पढ़ो, इनको लिखो, सिर्फ इतने इतने वर्ड्स ही आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। इससे पहला वाला वीडियो और इसको जरूर देखना। अभी तक आप लोगों ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया है कि आपको इनसे हेल्प हो रही है या नहीं। अगर कोई हेल्प नहीं हो रही है तो फिर मैं रहने देती हूँ, अकाउंट्स की ही वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसके वीडियोस चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिखकर बताओ कि हाँ मैम हमको इनके भी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करो अगर आगे और वीडियोस चाहिए तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, शेयर द वीडियो।